हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो आपका डे नंबर 12 है, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 6 का। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है मैग्नेट्स। इसका पूरा नाम है फन विथ मैग्नेट्स। तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक हम क्लास 6 का करने वाले हैं। ये इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। पर ये इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन आपका पूरी उम्मीद है कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। और उससे स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने डे 11 तक वीडियोस कर लिए हैं, इसका मतलब कि 11 क्लासेस हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी आपके निपट चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर ज़रूर वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो है मैंने कमेंट में पिन कर दी है, साथ ही साथ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा हुआ है, तो आप जाकर इजीली उसको देख सकते हैं। और ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप कोई अगर चैनल पे नया है तो ज़रूर से आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए, इस चैनल को पहुंचाइए। चलिए किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले समझ लेते हैं अबाउट मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे मैग्नेट की खोज हुई, कि मतलब ये मैग्नेट है या इसके अंदर कुछ आकर्षण वाली बात है, कोई चीज़ को ये आकर्षित करती है, किन चीज़ों को आकर्षित करती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी जो डिस्कवर हुई थी। और ये डिस्कवरी किसके द्वारा हुई, ये ऐसे ही डिस्कवरी हुई थी कि स्पेशली करा गया था डिस्कवरी। तो आइए इन सब बातों का आपको जवाब क्या है इस स्लाइड में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि एक जर्मन के शेफर्ड थे, मैंगनीज शेफर्ड नाम ही था। और वो क्या करते थे, वो अपनी शीप को चराने जाते थे। जैसे आप देख भी सकते हैं इस इमेज के द्वारा कि ये अपनी शीप को, भेड़ों को, गोट को, गाय बोल रही हूँ, बकरियों को चराने जाते थे। तो क्या करते थे, इनके पास ये एक तरह से वुडन की एक वो थी, लकड़ी की का जो आप वुडन की स्टिक बोलते हैं वो थी। पूरी स्टिक वुडन की थी, पर उसका जो छोर था, वो छोर बना हुआ था किसका, आपका आयरन का बना हुआ था। तो ये रोज जाते थे इस स्टिक को लेकर अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो एक दिन ये क्या पाते हैं कि जब ये किसी एक चट्टान के पास, किसी एक पर्टिकुलर की बात बोल रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर चट्टान के पास या रॉक के पास ये पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि ये जो इसका आयरन का पार्ट है, ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बड़े उस अगर इसको टच, मतलब टच हो जाता है उस चट्टान से, और ये जब खींचते हैं तो इनको बहुत मेहनत लग रही होती है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इनको बहुत मेहनत लगती है इससे खींचने से। तो वहीं से क्या है कि ये समझ में आता है कि आयरन जो है ये इससे स्टिक हो जा रही है, चिपक जा रही है। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो इसी तरीके से क्या है, नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी एंड द रॉक नेम्ड एज मैग्नेटाइट। और इस रॉक का नाम रख दिया था मैग्नेटाइट। तो सेम चीज यही यहाँ लिखी हुई है। द डिस्कवरर ऑफ मैग्नेट इज मैग्नीज शेफर्ड, ही यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप एंड ऑलवेज शेव अ स्टिक, सॉरी ऑलवेज टेक अ स्टिक है यहाँ पर, ऑलवेज टेक अ स्टिक, always take a stick of wood along with him. At the end of the stick was the iron piece attached. When he reached near the mountains, the iron stick gets attracted towards the rock. Stick get attracted by the iron tip towards the rock. ठीक है। In this way, the natural magnet has been discovered. इस तरीके से natural magnet की discovery हुई थी and the rock name was magnetite. ठीक है, तो easy था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की, कि कुछ जो मैग्नेट्स होते हैं, कृत्रिम चुंबक होती है। तो ये आपकी जो कृत्रिम चुंबक, तो ये कृत्रिम चुंबक क्या है, तरह तरह की शेप्स में आती है, जो कि आपको देखना है। सिर्फ सिंपल सिंपल चीज है, इससे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ आपके एनसीईआरटी में था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। क्या है, आपके बार मैग्नेट की शेप में, तो ये आपका बार मैग्नेट हो गया। फिर आपका हॉर्स शू हो गया, कुछ इस तरीके से।
फिर आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट हो गया। तो ये इस तरीके के आपको कृत्रिम चुंबक देखने को मिलती है विभिन्न शेप्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक एक्टिविटी है जो कि ये बताती है कि चुंबक जो है वो अट्रैक्ट करती है आयरन के पीस को। अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो बस एक यही बता रही है कि कोई भी अगर आयरन की कोई नेल है या कोई एक टुकड़ा है तो वो हमेशा मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे कि आप इस इमेज से भी देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है, ये एक क्लिप लगी हुई है यहाँ पर, और इस क्लिप से क्या है, एक ये थ्रेड जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके एंड पे लगी हुई है आयरन की नेल, आयरन का पीस, आयरन का नेल टुकड़ा लगा हुआ है। ऐसे तो क्या है, जब ये इस ग्लास के अंदर क्या किया इन्होंने, मैग्नेट को रख दिया, तो इस ग्लास के अंदर एक मैग्नेट प्रेजेंट है। जब मैग्नेट नहीं प्रेजेंट है तो क्या था, ये जो वायर है और इसके ऊपर लगा हुआ क्या है, ये मैग्नेट है, सॉरी इसके ऊपर लगा हुआ आयरन का पीस है, तो क्या है, ये ऐसा नीचे गिरा हुआ सा है। पर जैसे ही क्या है यहाँ पर बार मैग्नेट डाल दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, ये आयरन का पीस होगा जो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि मतलब अट्रैक्शन क्या है, आयरन का किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ होता है। तो यही यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, आइए पढ़ देती हूँ मैं इसको। Take a plastic or a paper cup, fix it on a stand with the help of a clamp as shown. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. फिर क्या है, bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without the support. मतलब जैसे काइट की तरह है, ये क्लिप जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है कि एक प्लास्टिक का या कागज का कप ले, इस चित्र में दर्शाए अनुसार क्लैंप की सहायता से स्टैंड पर लगाए, कप के अंदर एक चुंबक रखें और इसे कागज से ढक दे ताकि चुंबक दिखाई ना दे। फिर क्लिप से धागा बांधे, धागे के दूसरे सिरे के स्टैंड के आधार पर लगाए और क्लिप के कप के आधार के पास लाएं। क्लिप को पतंग की तरह बिना किसी सहारे के हवा में उठाया जाता है। तो ये आपको फिर दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि मैग्नेट क्या कौन कौन से सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। तो इन्हीं को क्या बोल देते हैं, ये हो गए आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनको क्या हो रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए। और ये क्यों मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब नॉन मैग्नेटिक हैं इन नेचर की, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो आसान सा था। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं चुंबक के ध्रुव। तो जो आपकी मैग्नेट की जो सबसे ज्यादा क्या, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा कहाँ होती है, या ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की वो हमेशा कहाँ होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, वो हमेशा पोल्स की तरफ होती है। तो अब क्या किया गया, इसको जांचने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेपर ले लिया। अब इस पेपर के पे क्या किया, बुरादा डाल दिया। अब ये बुरादा किस चीज का था, ये आयरन फिलिंग्स का बुरादा था, मतलब कि लोहे का बुरादा था। इसको इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर दिया। अब जैसे ही क्या किया, इसके ऊपर बार मैग्नेट लाया, तो बार मैग्नेट के लाने से क्या हो गया, ये सारा का सारा बुरादा क्या होगा, अट्रैक्ट होना चालू करेगा। पर ये कुछ अलग तरीके से अट्रैक्ट हुआ। ये देखा गया कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो था वो सारा का सारा बुरादा क्या था, वो एक एंड में जाकर, दोनों एंड की तरफ जाकर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। कुछ इस तरीके से इस इमेज को भी देखेंगे, कुछ इस तरीके से क्या है, सारा का सारा बुरादा जाकर यहाँ इस एंड्स में क्या है, इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, पोल्स के एंड पर देखी जाती है, जहां पर सारा का सारा अट्रैक्शन हो रहा है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी है। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट where the iron fillings are placed scattered on the paper over which the magnet is placed. ठीक है, iron fillings started attracting towards the end. Hence, it can be said that iron fillings get attracted more towards the end equally, and poles are said to be near the ends. ठीक है, poles of a magnet are said to be near these ends. तो यही बताया गया कि जो poles हैं, जो ध्रुव हैं, वो क्या है, वो इसके ends में पाए जाते हैं जहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर चुंबक के ध्रुवों को उस प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जहां लोहे का बुरादा उस कागज पर बिखारा बिखरा हुआ होता है जिस पर चुंबक रखा जाता है। ठीक है, लोहे का भराव सिरों की ओर अधिक आकर्षित होने लगा, इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोहे का भराव या बुरादा समान रूप से सिरों की ओर अधिक आकर्षित होता है। ठीक है,
चलिए, अब बात कर लेते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, अब ये आपका एक क्लिप लगी हुई है, अब ये एक स्टैंड है और यहाँ से क्या है ये तार देखने को आपको मिल रहा है। ये एक वायर है हल्का सा और इसके बाद इस एंड पर लगा है क्या एक मैग्नेट। अब इससे ये समझ में आता है ये ईज़िली क्या है इधर से उधर मूव कर सकता है किसी भी दिशा में। कितना भी आप इसको हिलाएँगे पर क्या होगा अंत में जब वो रुकेगा अपनी स्थिर पोज़ीशन पर तो वो एक फ़िक्स पोज़ीशन पे रुकेगा। चाहे आप कितनी बार भी इसको हिलाकर देख लेंगे पर जभी भी ये रुकेगा तो एक स्थिर पोज़ीशन पे एक फ़िक्स पोज़ीशन पे रुकेगा और उसकी पोज़ीशन हमेशा हर बार क्या रहेगी सेम रहेगी। और पोज़ीशन के साथ-साथ उसकी एक डायरेक्शन होगी क्योंकि वो मैग्नेट है तो मैग्नेट में डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर हमेशा बार मैग्नेट जो है वो रुकेगा। तो यही यहाँ पर चीज़ लिखी गई है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। अब क्या लिखा है कि ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वेदर देयर शेप में बी यूजुअली नॉर्थ and south poles are marked on the magnets. This property of a magnet is very useful for us for centuries. अब इस प्रॉपर्टी को क्योंकि मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाकर रुकता है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इसकी वजह से जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ट्रैवलिंग के समय इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया और अपने ट्रैवलिंग को ईजी बनाया। ठीक है, तो आसान सा था ये भी। चलिए, अब देख लेते हैं कंपास। फिर इसके बाद बात आ जाती है किसकी, कंपास की। तो कंपास में निडल आपने देखा होगा, ये भी क्या है, ये डिफ्लेक्ट करती है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ये भी क्या है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स से या डायरेक्शन देखने के लिए या ट्रैवलिंग करने के लिए जनरली समुद्र में ट्रैवलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर मैग्नेट लूज़ प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आई है, तो इस स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्लाइड है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि मैग्नेट लूज प्रॉपर्टी, कोई भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को कब लूज कर सकता है, तो कुछ ऐसी बातें हैं अगर करी जाएंगी तो मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की। तो इसको क्या करेगा, लूज कर देगा। तो अब ये कैसे हो लूज हो सकती है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप यहाँ इमेज में देखेंगे क्या है कि इसको अगर आप मैग्नेट को हीट करेंगे तो मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। फिर मैग्नेट को हथौड़े से पीटेंगे बार बार तो ये लूज कर देगा अपनी प्रॉपर्टी को। और थर्ड वाला केस क्या है कि अगर मैग्नेट को बार बार गिराया जाए तो क्या होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। साथ ही साथ मैग्नेट बिकम्स वीक नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। जब मैग्नेट को अच्छी तरीके से नहीं स्टोर किया जाता है तब क्या है, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चुंबक अपनी संपत्ति खो देता है, सॉरी ये संपत्ति नहीं खोता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है। तो ये संपत्ति गलत वर्ड यहाँ यूज किया है, अपनी गुण को खो देता है, गुण को खो सकता है या निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा इसे विचुम्बकित किया जा सकता है। जैसे जब यह गर्म हो जाए या जब उस पर बार बार हथौड़ा चलाया जाए या जब इसे किसी ऊंचाई से गिराया जाए या चुंबकीय ठीक से संग्रहित ना होने पर कमजोर हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस बात को ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बेस्ट वे क्या है, बहुत अच्छा तरीका है क्या, आपके बार मैग्नेट्स को रखने के लिए जिससे कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है डीमैग्नेटाइज होने की, जो जो आप उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको डीमैग्नेटाइज कर देता है, उससे वो बच जाए। तो इसको आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो कीप इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। आपको ये पता है, कुछ बातें आप यहाँ समझेंगे पहले कि ये आपके पास नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो हमेशा जो अट्रैक्शन होता है वो ऑपोजिट पोल्स के बीच में होता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, एक दूसरे के पास आएंगे। पर अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ साथ रख दिया जाएगा, जैसे ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और ये वाले में क्या होगा, एक दूसरे के ये नजदीक नजदीक आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, दूर जा रहे हैं, अलगाव हो रहा है। अट्रैक्शन किस में होता है, ऑपोजिट पोल्स में होता है, ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। और रिपल्शन कहाँ होता है, सेम पोल्स को अगर नजदीक रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने यहाँ पर बताई आपको।
अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कौन-सा ऐसा तरीका है जो अच्छा रहेगा जिससे कि बार मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास संग्रहित रखे। कि सबसे पहले क्या है, कीप इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन सेम साइड। अब क्या करना है, अनलाइक पोल्स को क्या करना है, सेम साइड पे रखना है। अनलाइक पोल्स मतलब क्या हो गए, अनलाइक पोल्स कुछ इस तरीके से हो गए, है ना? तो ये हो गए, अगर लाइक पोल्स आपके, तो आपको कुछ इस तरीके से अनलाइक पोल्स को एक साथ रखना होगा, ठीक है? फिर मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ पेपर, वुड। देखो, मस्ट बी सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड। आप इस इमेज को देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दो मैग्नेट्स हैं, एक ये मैग्नेट नंबर 1 और मैग्नेट नंबर 2, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से दूर दूर रखे जा रहे हैं, किससे? वुड का पीस को बीच में लगाकर, ठीक है? वाइल टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस अक्रॉस द एंड्स। और साथ में क्या कर दिया, यहाँ पर इसके एंड्स में क्या लगा दिया, इसके एंड्स में सॉफ्ट आयरन को पुट लगा दिया, ठीक है? फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, अब यहाँ पर वापस से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, HORSE, हॉर्स शू मैग्नेट। वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है उसमें क्या करना होता है, देखो हॉर्स शू मैग्नेट के बारे में, चलिए मैं लास्ट में इसको बता दूंगी आपको, हॉर्स शू मैग्नेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। आयरन के अक्रॉस क्या है, ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। अब इसके पोल्स के अक्रॉस क्या है, आयरन का पीस जो है वो फिट कर देना चाहिए, जिससे कि इसका ये एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके इतने नजदीक नजदीक होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है? अभी तो चिंता मत करिएगा। तो यही यहाँ पर चीजें लिखी हुई है हिंदी में। सुरक्षित रखने के लिए बार चुंबक होना चाहिए। अपने विपरीत ध्रुवों को एक ही तरफ रखते हुए जोड़ों में रखें। फिर लकड़ी के टुकड़े से अलग अलग किया जाना चाहिए, जबकि सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े रखे जाने चाहिए। जूते के चुंबक के लिए ध्रुवों को के आर पार लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। हॉर्स शू मैग्नेट की बात हो रही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑफ इफेक्ट्स ऑन पोल स्ट्रेंथ व्हेन मैग्नेट हैज बीन कट। ये आपका लास्ट स्लाइड है इसमें, पर अभी कुछ पॉइंट्स आपके बचे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो अभी रुके रहिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि इफेक्ट ऑफ पोल्स, इफेक्ट्स ऑन पोल्स। आपके पोल स्ट्रेंथ, आपका क्या मैंने बताया था, ये आपका अगर एक मैग्नेट है जिसमें एक आपका नॉर्थ पोल है और दूसरा आपका साउथ पोल है, ठीक है? तो जो आपका पोल की स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, वो आपकी इस दोनों तरफ, इन दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है, ठीक है? पर अगर मैग्नेट को कट कर दिया जाए, अब मैग्नेट को कट दो तरीके से किया जाता है। एक तो तरीका हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर कट किया जाए। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा मैग्नेट को कट करने का, कि कुछ इस तरीके से, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शंस में कट कर दिया जाए कि ये पैरेलली कट हो जाए। तो ये दो तरीके के कट्स को हमको पढ़ना है यहाँ पर मैग्नेट में। जैसे कि अगर फर्स्ट वाला केस में देखूं कि अगर ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं, मतलब कि आपका अनुप्रस्थ कट हो रहा है, तो अनुप्रस्थ कट में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट हो रहा है। ये आपका बार मैग्नेट है। अब इसका कट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? तो इससे मतलब क्या हो गया, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ, ये आपकी लेंथ हो थी, ठीक है? अब यहाँ पर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये L/2 और ये L/2 हो गया, लेंथ L/2। तो ऐसे सेक्शन में जब हम इसको परपेंडिकुलर कट करते हैं, कैसा ट्रांसवर्स कट में कैसा हो जाता है, परपेंडिकुलर कट हो जाता है, तो जो उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये कैसी रहती है, सेम रहती है। पर इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर मैंने इसके इस तरीके से ऐसे टुकड़े कर दिए, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये L/4, ये L/4, ये L/4, ये L/4। पर इसका जो नॉर्थ पोल और इसका जो साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, फिर यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। तो इस तरीके से जो उसकी पोल की स्ट्रेंथ है वो हमेशा सेम रहेगी, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, हाफ। या अगर इसको आप और तरीके से काट देंगे, और बार काट देंगे, तो L/4 हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखेंगे, हर समय हाफ नहीं हो रही है। हाफ किस में हो रही है, जब एक कट लग रहा है। अब इसमें न ज्यादा कट लग जाएंगे तो L/4 हो जाएगी, किस तरह से, ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है, जब व्हेन कट अलोंग द लेंथ, अब इसको लेंथ की तरफ से काटा जाए,
तो आइए काट देते हैं इसको लेंथ की तरफ से एक मैग्नेट को। तो ये आपकी क्या हो गई, मैग्नेट हो गई। ठीक है, अब इसको क्या किया आपने, लेंथ के हिसाब से कट कर दिया। मतलब इसमें अगर मैं कट लगाऊं तो कुछ इस तरीके से आपका क्या हो गया, कट लग गया। तो इस तरीके से जब कट लग जाएगा, मान लीजिए मैंने एक और कट लगा दिया, ठीक है, फिर एक और कट लगा दिया, तो अब इसमें क्या होगा, पोल्स, अब इसमें क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर लेंथ क्या रहेगी, हमेशा लेंथ हमेशा एल है, लेंथ एल ही रहेगी, लेंथ तो कट नहीं हुई। इसमें क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बढ़ गई। जैसे कि अगर पोल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एम क्या हो जाएगा इस केस में, m/2 भी हो सकता है। ठीक है, m/2 भी हो सकता है, या m/3 भी हो सकता है, या m/4 भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, जितने आप कट लगाएंगे। जैसे इसमें आपने 3 कट लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, m/4 हो जाएगा। 4 में डिवाइड हो गया ना 3 कट लगाने से, तो m/4 में डिवाइड हो गया। तो ये बात को इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके बताती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसका पहले क्वेश्चन एक देख लेंगे। क्या है कि मैग्नेट को, अगर एक मेरे पास मैग्नेट है, ये क्वेश्चन है आपका, कि इफ मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट लेंथ वाइज, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तब जो नया टुकड़ा रहेगा उसमें उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, देन फाइंड द पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको उसको बतानी है, पोल स्ट्रेंथ बतानी है, ध्रुवी शक्ति बतानी है। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवी शक्ति। ठीक है, इधर आती है, ये नहीं होगा, ध्रुवी शक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट बना लेते हैं, एक मैग्नेट है। अब इसको क्या कर दिया, इसको लेंथ वाइज क्या है, 4 टुकड़ों में काट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको लेंथ वाइज कट कर दिया। तो 1 2 और 3, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या रहेगी, लेंथ तो सेम रहेगी, पर इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये 1/4 ऑफ ओरिजिनल हो जाएगी। ठीक है, जो ओरिजिनल था उसकी क्या हो गई, ये 1/4 हो गई। ध्रुव शक्ति नई जो बनी, ध्रुव शक्ति जो नई बनी, वो क्या है, 1/4 ऑफ मूल चुंबक। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने जो बोला था आपसे कि कुछ और बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा और मैंने नोट किया हुआ था, और आपको मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको बोलते हैं चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ निकलती हैं, बहुत आसान सा है। ये आपके पास क्या है, मैग्नेट है, और ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। याद करेंगे हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ से कहाँ निकलती हैं आपकी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती हैं, इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ पर, एक बार मैग्नेट के अंदर, ये तो हो गई बाहर। ठीक है, ये इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर, बाहर, कहाँ पे, बाहर मैग्नेट के, बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी। पर अगर मैं बात करूं अंदर की, अंदर मैग्नेट के, अंदर मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमेशा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी।
ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और मर्ज हो जाती हैं कहाँ, आपकी साउथ पोल पर मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, चुंबक के अंदर कहाँ हो जाती हैं, चुंबक के अंदर की बात करूं तो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में क्या हो जाती हैं, आपकी मिल जाती हैं। फिर इसी को क्या हो जाता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप और लिखेंगे कि रिपल्शन, रिपल्शन मतलब अलगाव जो होता है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट, इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखो कोई आयरन ले अट्रैक्ट हो रही है, तो अब ये नहीं बता सकते कि उसमें क्या है, वो अट्रैक्शन उसमें नॉर्थ पोल में भी होता है और साउथ पोल में भी उसका अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, अब कोई भी आयरन नेल है वो दोनों दोनों पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। पर क्या होगा कि किसी भी, अगर मैं देखो एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे इस बात को। क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक ये मैग्नेट है, इसका एक ये नॉर्थ है, इसका एक ये साउथ है। मेरे पास एक और एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, इसका ये साउथ है। ठीक है, अब मुझे इसका पता है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। अब इसमें मैं अगर एक आयरन के पीस को लेकर आऊं, ये आयरन का नेल है मेरे पास, ये आयरन का नेल है मेरे पास, तो ये आयरन का नेल यहाँ पर भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्ट होगा और ये यहाँ पर भी अट्रैक्ट होगा। तो इससे मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। पर अगर मैं दो मैग्नेट को पास में लेके आ जाऊं, अब मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं पता इसका कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, पर अगर मैं इसको, ये तो आपका पहला केस हो गया, ये दूसरा केस कि जब मुझे नॉर्थ पोल, व्हेन पोल्स आर नॉट मार्क्ड, जब पोल्स मार्क्ड नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पोल है, तब अगर मैं इसको पास लाती हूँ, तो अगर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के भी पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट के भी देख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, अगर ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या है, दोनों नॉर्थ हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि आप दो बार मैग्नेट को पास में लाकर एक रिपल्शन के टेस्ट से, रिपल्शन के टेस्ट से ये जांच सकते हैं कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। तो ये इंपॉर्टेंट श्योर टेस्ट हो जाता है जिसका नाम है रिपल्शन। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड्स क्या थी, स्ट्रॉन्गर थी, कहाँ पर आपका बार मैग्नेट के जो एंड्स में थे, जो पोल्स पे थी, उस मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, स्ट्रॉन्गर थी। चलिए, अब एक लास्ट पॉइंट आपका बचा है क्या, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, क्लास 6 की बुक में इतना ही दिया हुआ था। हॉर्स शू मैग्नेट, तो हॉर्स शू मैग्नेट आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है हॉर्स शू मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। अब इसके नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसीलिए क्या होता है इसमें, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे रखते हैं, उसके बीच में यहाँ पर आयरन के पीस लगाकर, आयरन पीस शुड बी प्लेस्ड across the poles। ठीक है, और इससे क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बची रहती है, हॉर्सशू मैग्नेट खराब नहीं होता। तो ये आपका चैप्टर इतना ही था, और ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आपके सेशंस आते रहेंगे। एक और आप सबकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके जो क्लासेस हैं ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होती हैं सीटेट वालों की। और अगर कोई बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं, तो वहाँ पर क्लासेस हैं आपकी ट्यूसडे,
थर्सडे और आपकी सैटरडे, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी की सीरीज़ को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैं खुद के क्वेश्चंस फ्रेम कर रही हूँ। अंदर के चैप्टर्स को खोज के, पढ़ के, समझ के आपके लिए क्वेश्चंस को बना रही हूँ। तो इंपॉर्टेंट है सेशन वो, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा अगर सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं आप, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाइए। मैं मेहनत कर रही हूँ, पर आपके एक कमेंट के लिए बहुत इंतज़ार रहता है और वो मेरी मेहनत मेहनत तब सफल हो जाती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।